हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमुद है और मैं एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती हूं। पिछले 10 सालों से मैं ये काम कर रही थी और मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई थी। भले ही मेरा वजन थोड़ा बढ़ चुका था, क्योंकि न सिर्फ मैं ये मिठाई की दुकान चलाती थी, साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना रखा था। यहां पर बनी हुई चीजें ज्यादातर लोग वहां पर बैठकर खाया करते थे और मैं घर का खाना नहीं खाती थी। मिठाई की दुकान पर इतना अच्छा खाना बनता था कि जैसे ही खुशबू हवा में फैलती, मैं पहुंच जाती पीछे रसोई में और वहीं बैठकर मैं खाना खाने लगती। धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ता चला जा रहा था और मैंने महसूस नहीं किया। बढ़ता वजन आपकी खराब सेहत की निशानी होती है और जल्द से जल्द आपको अपनी सेहत का सुधार कर लेना चाहिए। मैंने ये गलती की थी। मैं खाना खाती चली गई और कभी कभी मैं बीमार रहती। मेरा डॉक्टर मुझे बार बार सावधान कर रहा था कि तुम अपना वजन कम कर लो, आगे जाकर तुम्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। उस दिन जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मैं दुकान पर बैठी हुई और सभी मेरी तरफ देखने लगे। मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, छाती में दर्द होने लगा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली थी, मैं अस्पताल में थी। ये एक झटका था और मुझे बचाया जा सका क्योंकि सभी मेरे करीब थे। अगर उस समय दुकान पर कोई न होता, शायद मैं अब तक मर चुकी होती। और यही एक बड़ी घटना नहीं थी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें जांच पहले करवा लेने चाहिए थे। तुम्हारे शरीर में बहुत सी कमियां आ चुकी है। मुझे लीवर में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका उपचार नहीं था और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके भी तुम्हारे लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे अब तुम्हारी सेहत बिगड़ती चली जाएगी, लेकिन दवाइयों से इतना हो सकता है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचा ले, तुम्हें लंबी उम्र दे दे। मुझे झटका लगा था और उसके बाद मैंने अपनी दुकान पर खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। जब उसे जंग लगना शुरू हो जाता है ना, तो उसे हटाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो मशीन गलती चली जाती है। मेरे शरीर को भी एक ऐसा ही जंग लग चुका था जो मुझे अच्छे से काम करने दे नहीं रहा था। मैं कसरत करने लगी, अच्छा खाना खाने लगी, लेकिन मेरे लीवर में वो जो बीमारी थी वो बढ़ती चली जा रही थी और डॉक्टर कहने लगे थे कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ऑपरेशन हम कर नहीं सकते और दवाइयों से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टर ने कहा था तुम अपनों के साथ ज्यादा समय बिताओ, हो सकता है तुम्हारे पास समय कम हो। मेरी उम्र 35 साल थी। 25 साल की थी जब मैंने इस दुकान की शुरुआत की थी। उस समय हम गरीब हुआ करते थे। मैंने दिन रात मेहनत की थी। कभी कभी मैं सिर्फ 3 घंटे दिन में सोया करती थी। अब मैं 35 साल की थी और अच्छे खासे रुपए कमा चुकी थी। मेरे घरवाले मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे और उसी बीच मेरे लिए ये एक बड़ी घटना थी जिसने मुझे ऐसा सदमा दिया जिससे शायद मैं कभी उबर नहीं सकती थी। मुझे लगने लगा मैं कभी भी मर सकती हूं। और फिर क्या हर तरह के डॉक्टर के पास मैं जाने लगी कि क्या इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, और हर एक डॉक्टर कह रहा था इसका उपचार करना एक असंभव काम है, तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उन दवाइयों का उपयोग शुरू किया जिसे सही नहीं माना जाता, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयां। डॉक्टर मुझे कहा करता था कि आयुर्वेदिक दवाई से कुछ नहीं होगा। ये दवाइयां तभी काम करती है अगर आपका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं मानने वाली नहीं थी। जहां से जैसी दवाई मिलती मैं उसे खाने लगती। कभी मेरी सेहत बिगड़ती तो कभी कभी ऐसा लगता दवाई काम कर रही है, लेकिन मेरा लीवर धीरे धीरे खराब होता जा रहा था और मुझे लग रहा था अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर मैं देश के जितने मंदिर थे वहां घूमने लगी और जितने साधु थे उनसे मिलने लगी। जो कोई मुझे कह देता तुम पर किसी ने कुछ किया कराया है, तुम पर किसी ने काला जादू किया है, तुम्हारे ऊपर किसी राक्षस का साया है, मैं रुपए खर्च करती खुद को बचाने के लिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी और फिर मुझे लगने लगा जिंदगी तो खत्म होने वाली है। क्यों न मैं उनके साथ समय बिताऊं, जिनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने दोस्तों को फोन करने शुरू कर दिए। कुछ दोस्त थे जो विदेश में थे, कुछ देश में ही थे, लेकिन अलग अलग शहरों में, तो मैं उनसे मिलने के लिए जाने लगी। 10 दिन का समय मैं ऐसे ही बिताना चाहती थी। दोस्तों के साथ बातें करते हुए आखिरी बार उन्हें गले से लगाना चाहती थी और एक दोस्त से मिलने के लिए मुझे नेपाल जाना पड़ा। जब मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया, वो मुझे नेपाल में मिलना चाहता था और वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में बैठकर उसने मेरी तरफ देखकर कहा था, देख मेरे भाई, मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। मैंने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं बस तुमसे बात करना हमेशा से पसंद करती थी, क्योंकि तुम हमेशा सकारात्मक बात करते हो। परेशानी जितनी भी बड़ी हो, तुम हमेशा कहते हो कोई परेशानी बड़ी नहीं होती। हमारी सोच छोटी हो जाती है तब परेशानी बड़ी लगती है। उसने कहा था, देख तेरी ये बीमारी न ठीक हो सकती है। एक तरीका है, लेकिन वो तरीका तू मानेगा या नहीं मानेगा मैं नहीं जानता। मैंने कहा, ऐसा कौन सा तरीका है? उसने कहा, मेरे दादाजी के पास ना एक जड़ी बूटी की पुड़िया पड़ी है। देख ये वाली वो पुड़िया है। ये एक पुड़िया का उपयोग करने से तेरी बीमारी आधी हो जाएगी और उसके बाद अगर तू दोबारा इस पुड़िया में जो है वो ढूंढ पाया तो तेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मेरे दादाजी जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्होंने डिब्बी में इस पुड़िया को रखा हुआ था और इससे उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया था। मैंने कहा, देख मेरे भाई, मैं देश में और विदेश में घूम चुकी हूं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, हर तरह की दवाई का मैं उपयोग कर चुकी हूं और अब मुझे लगता है मेरा उपचार नहीं हो सकता। तो इसे तुम संभाल कर रखो, ये तुम्हारे दादाजी की धरोहर है। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे गले से लगाया और फिर कहा, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? इसे पानी में घोल कर पी ले, तेरी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं इतना कर सकता हूं। वो जिद करने लगा था। मैंने उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, चाहे हालत जैसी भी हो। वो हमेशा सकारात्मक रहा करता था। तो मुझे लगा, अगर कुछ वो दे रहा है, मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने पानी में घोलकर उस पुड़िया को पी लिया। फिर मुझे उस रात होटल के अंदर ऐसे सपने आए, भयानक डरावने, क्योंकि मेरे छाती के नीचे पेट के बिल्कुल थोड़ा ऊपर दर्द बहुत ज्यादा हुआ करता था और जैसे जैसे ये बीमारी फैल रही थी, धीरे धीरे मैं मौत के नजदीक आ रही थी। रात को दर्द नहीं हुआ, डर बहुत ज्यादा लगा और वो सपना टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और जब सुबह मैं उठी, पहली बार शरीर को कुछ आराम महसूस हुआ, लेकिन मुझे लगा ये बस एक संयोग हो सकता है। लेकिन अब मैं अच्छे से चल पा रही थी, खाना अच्छे से खा पा रही थी और मेरी छाती में कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं इस बात का पता लगाना चाहती थी। अपने दोस्त से मैंने विदा ली और फिर मैं वापस आ गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, जांच हुए और डॉक्टर खुद मुझे कह रहे थे, तुम्हारी इस बीमारी का उपचार नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हुए हैं, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किए हैं, लेकिन जो तुम कर रही हो वो करती रहो। तुम्हारी बीमारी जैसे आधी गायब हो गई। ये बीमारी लीवर में पूरी तरह से फैल चुकी थी। ये देखो, आधा लीवर बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा है और मैं खुद हैरान हूं। मैंने 2 बार स्कैन किए और मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूं, दोस्तों से मिल रही हो, रिश्तेदारों से मिल रही हो, शायद सकारात्मकता के कारण ये हो रहा है। ये एक चमत्कार है। जो तुम कर रही हो वो करती रहो। मुझे एक उम्मीद मिली थी और मैं अगली ही फ्लाइट लेकर सीधा नेपाल अपने दोस्त के पास पहुंच गई। मैंने उसे फोन नहीं किया था। मैं सीधा उसके घर उसे गले से लगाया और फिर मैं कहने लगी, जादू हो गया, जादू हो गया मेरे भाई। तूने जो पानी में डालकर मुझे पिलाया ना, उससे जादू हो गया। मेरी बीमारी आधी गायब हो गई। और फिर मेरा दोस्त मुझे अपने कमरे में लेकर गया और कहने लगा, देख मैं तेरी मदद तो कर चुका हूं, लेकिन ये आधी बीमारी ठीक हो चुकी है, बाकी आधी नहीं की जा सकती।
मेरे दादाजी के पास उस पुड़िया की जानकारी है, लेकिन उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। पहले वो बात किया करते थे कि एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसी जड़ी बूटियां उगती है, वो गांव के लोग उगाते हैं। उनके उगाने का तरीका अलग है। क्या है जड़ी बूटी में पता नहीं, लेकिन उससे हर तरह की बीमारी का वो उपचार कर सकते हैं। मेरे दादाजी को बीमारी थी, तब वो ये ज्यादा पुड़िया लेकर आए थे और उनमें से एक बची थी जिसे उन्होंने संभाल कर रखा, क्योंकि ये पुड़िया के अंदर जो है वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन फिर उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा, सेहत थोड़ी खराब रहती थी और अब तो उनकी उम्र भी 90 साल है, तो वो अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। कह सकते हैं मौत का इंतजार कर रहे हैं। चलते फिरते नहीं और जवाब नहीं देते, इसीलिए वो कभी बता नहीं सकते कि ये पुड़िया वो कहां से लेकर आए थे। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरी थोड़ी मदद तो कर सकता हूं, पूरी मदद नहीं कर सकता। मैंने मेरे दोस्त के दादाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सच में वो जवाब नहीं देते थे। वो इधर उधर की बातें करने लगते। पंखा कितना गोल है, तुम्हें पता है? इस पंखे में मुझे एक राक्षस का चेहरा नजर आता है, जैसे मृत्यु के दूत मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब मरूंगी और वो मुझे कब लेकर जाएंगे। मैंने मेरे दोस्त के दादाजी से बात करने की जितनी कोशिश की, मैं नाकाम रही। और फिर रोते रोते मैंने कहा था, देखिए मेरी छाती में कुछ है, मैं मर रही हूं, मैं मर रही हूं, मुझे बचा लीजिए। आपके पास वो तरीका है कि मैं कैसे बच सकती हूं? ये जानकारी मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ऐसी पुड़िया कहां से मिलती है। मैं ढूंढ नहीं पाई। बताइए। और तब ये तरीका काम कर गया। दादाजी ने नाम लिया था उस गांव का। नेपाल का गांव जौहार बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो उगाते कैसे हैं पता नहीं। बीमारी तो सब ठीक करते हैं, लेकिन मौत को नहीं टाल सकते। मैं भी वहां चली जाती अगर वो मृत्यु के दूत को दूर कर सकते, लेकिन अब उम्र ज्यादा हो गई है। उस पुड़िया से जवान हुआ नहीं जा सकता। बीमारी ठीक की जा सकती है। मैं स्वस्थ हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है। मैं मौत के करीब जा रही हूं। नाम बता दिया था उन्होंने, और फिर मेरी आंखें दम की और मेरे दोस्त ने कहा था, लेकिन ये जानकारी गुप्त रखना, तुझे गांव वालों से उगलवाना होगा। क्योंकि दादाजी कहा करते थे, वो बोलते नहीं, वो बताते नहीं, सिर्फ खास लोगों को उसके बारे में पता है। मैं पहुंच गई उस गांव में। उस गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल वाला काम था। आखिर वो लोग सड़क बनने क्यों नहीं देते गांव तक की? एक पगडंडी है जहां कुछ सीढ़ियां है, तब जाकर पहाड़ों के बीच से वो गांव तक पहुंचा जा सकता है। लोग नीचे से पानी लेकर ऊपर पहुंचते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन सड़क बनने नहीं देते, बिजली आने नहीं देते। वो उस गांव में इसी तरह से रहना पसंद करते हैं, और कोई बाहरी वहां पर आ जाए उससे वो बात नहीं करते। जब मैं वहां पर पहुंची थी, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल था। चाहे वो जितना अपमान करें, चाहे मुझे उनके पैर पकड़ने पड़े, मैं जिंदा रहना चाहती थी। ये करने को तैयार थी मैं, और वहां पर लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल था। मैं उनके साथ काम करती, हाथ बंटाती, लेकिन वो बात ही नहीं करते। अनजानों की तरह मुझसे व्यवहार करते। लेकिन 10 दिनों तक थोड़ा थोड़ा मैं उनसे बात करने लगी थी। गांव के मुखिया ने मुझे कहा था कि तुम यहां क्या करने आए हो? बेवजह हमारे गांव का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो? यहां पर कुछ नहीं है, न कोई सुख न सुविधा। हम इसी तरह से जिंदगी बिताते हैं, प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच, और हमें नहीं पसंद बाहर से कोई आए। तुम यहां क्यों आए हो? कुछ तो ऐसा है जिसके लिए तुम आई हो। और तब मैंने मुखिया को अपनी कमीज उतारकर छाती दिखाई और कहा, यहां पर है वो बीमारी। मैं उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। मेरी मौत लिखी हुई है, लेकिन आधी बीमारी को काटा जा चुका है। वो पुड़िया जो उस औषधि से बनी है, जो यहां पर उगाई जाती है। जी हां, मुझे उसके बारे में पता है। मैं बस बाकी पुड़िया चाहती हूं। कहते हैं आधी आधी बीमारी काटी जा सकती है, आधी खत्म हो चुकी है, एक पुड़िया और चाहिए।
मैं इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूं। तब मुखिया कहने लगे, मुझे पहले से ही शक था, कुछ न कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ। जिंदा रहने के लिए यहां पर आई हो, लेकिन याद रखना, इसके बारे में किसी और को मत बताना। इस बात को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि यहां पर कई लोग आए उपचार करवाने के लिए कुछ जबरदस्ती से, लेकिन जबरदस्ती से कुछ किया नहीं जा सकता। वो औषधि उगाई नहीं जाती, वो उगती है। तुम बताओ, उस औषधि को उगाना चाहती हो, इसमें समय लगेगा, 1 महीने का 1 महीना तुम्हें यहां रहना होगा। हम सींचेंगे, उस औषधि को लगाएंगे, बीमारी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पता लग जाएगा। वो जड़ी बूटी जब उगेगी, वो सिर्फ तुम्हारी बीमारी के लिए होगी। मैं खुश थी, लेकिन मैं जानना भी चाहती थी, ऐसी कौन सी औषधि है जो आप मुझसे पूछेंगे तक नहीं कि बीमारी क्या है, लेकिन वो देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुखिया ने तब मुझे बताया, वो औषधियां जब उगती है न, अगर तुम्हारे खून से सींची गई औषधि का उपयोग तुम करोगी तो बीमारी पूरी ठीक होगी, लेकिन उस औषधि को किसी और को दे दोगी तब उसकी वो बीमारी सिर्फ आधी ठीक होगी, लेकिन बाकी आधी ठीक करने के लिए उसे यहां पर आना होगा, अपने खून से औषधि को सिंचवाना होगा, तब वो ठीक होगा। अब बताओ, खून लगेगा, तुम्हारा औषधि तब निकलेगी। मैंने कहा, जी मैं तैयार हूं। लेकिन ऐसा कौन सा पौधा है जिसे खून से सींचा जाता है? मुखिया ने कहा, गांव के नियमों का पालन करना होगा। वो एक शापित जमीन है, उस जमीन पर पैर नहीं रखना है। जो करेंगे गांव के लोग करेंगे। तुम चुपचाप गांव में रहना, खाना पीना, लोगों की मदद करना, काम करना, लेकिन यही रहना। 1 महीने बाद तुम्हें पुड़िया मिलेगी। खाना 1 दिन में, तुम्हारी बीमारी खत्म, और चुपचाप यहां से चली जाना। किसी को इसके बारे में बताना मत। बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ खास लोगों को। मैंने हां भर दी और फिर मैं गांव में रहने लगी। पहले दिन मुखिया ने खुद मुझसे खून लिया था, और बहुत ज्यादा खून नहीं, 2 बूंद। एक छोटी सी कांच की शीशी में 2 बूंद खून लिया, और फिर वो उसे लेकर चले गए। एक मोटा आदमी था जो मुझे एक वैद्य लग रहा। उसने अपनी दुकान बनाई हुई थी औषधियों की, लेकिन वहां साधारण औषधियां थी। उन्हें देखकर मैं पहचान सकती थी, लेकिन ये खून की शीशी लेकर वो कहां पर जाएगा? मैं जानना चाहती थी, लेकिन मुझे सावधान किया गया, जानने की कोशिश मत करना। और मैं जिस घर में रह रही थी, उसकी दुकान के बिल्कुल पास वो घर था। मैं देख पाती थी कब वो बाहर जाता है, कब वो दुकान पर रहता है, और वैसे तो वो ज्यादातर गांव के अंदर रहता था। लेकिन जब खून की शीशी मिली ना, उसे उसके दूसरे दिन वो गांव से बाहर गया, चलकर जाने लगा गांव से बाहर। उस पहाड़ी से उतरकर वो नीचे जा रहा, लेकिन तभी मुझे उस तरफ जाते हुए एक लड़की ने देख लिया। उस लड़की ने मुझे रोका, मत जाओ वहां पर, तुम फंसना चाहती हो। क्यों उस मुसीबत को अपने गले में डालना चाहती हो? उस लड़की का नाम रचना था। वो गांव में रहने वाली लड़की थी, स्नातक कर चुकी थी शहर में, फिर भी यहां पर रहने के लिए आई। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों? सुख सुविधा में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसने कहा, नहीं, प्रकृति के बीच रहना ज्यादा अच्छा होता है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन अगर छोटी चीजों में सुख मिलने लगे तो बड़ी चीजों की लालसा क्यों रखना? जो इंसान लालसा रखते हैं वो कभी खुश नहीं होते। जो मिल जाए उससे बड़ा चाहिए, फिर उससे बड़ा वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। वो लड़की मेरे साथ चलते चलते गांव तक आई थी, और मैं जानना चाहती थी ऐसी कौन सी जगह है और कैसी जड़ी बूटियां वहां पर लगती हैं जिसे खून चढ़ाना पड़ता है। तब रचना ने बताया, मेरी उम्र कम है, इसीलिए मुझे इसके बारे में नहीं बताया जाता। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर एक खास जमीन है, वहां खून से सींची जाती है जड़ी बूटियां, और जिसके खून से वो जड़ी बूटियां सींची जाती हैं उसकी हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। और वो जमीन शापित है, क्योंकि वहां पर एक सोने की राक्षसी को दफनाया गया था। मैंने उससे पूछा, सोने की राक्षसी, ये सोने की राक्षसी क्या होती है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह की कोई राक्षसी होगी जिसने गांव में बहुत तबाही मचाई थी।
बस इतना बताया जाता है कि वो बहुत बुरी थी और उसे वहां पर दफनाया गया जलाने के बाद। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर उसे जला दिया गया फिर दफनाने की क्या जरूरत थी? उसकी तो राख बची होगी। कहीं पर भी उसकी राख को नदी में बहाया जा सकता था या कहीं फेंका जा सकता था, लेकिन उसे दफनाया क्यों गया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, तुम ऐसा करो, किसी बुजुर्ग से पूछो, वो तुम्हें जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मुझे जितना पता है उस जमीन पर गांव वाले ही पैर रखते हैं, कोई बाहरी पैर नहीं रख सकता। कोई 70 साल से कम उम्र का वहां पर पैर नहीं रख सकता। वो जो वैद्य हैं न वही पैर रखते हैं। तुम वहां से दूर रहो। गांव वाले गुस्सा करेंगे और वैसे भी वहां जाने के बाद भले ही तुम्हें कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मौत तय हो जाएगी। श्रापित जमीन है, वो श्रापित समझ नहीं रहे। सोने की राक्षसी ये कहकर वो डरती डरती अपने घर की तरफ भाग गई थी और मैं भी थोड़ी डरी हुई थी। तो अपने घर में मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद पूरी रात मैं इसके बारे में सोचती रही थी। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर एक राक्षसी को दफनाया गया है, वो भी जलाने से पहले। अगले दिन मैं गांव वालों से इसके बारे में जानना चाहती थी। जैसा कि मुझे रचना ने बताया था, सिर्फ गांव के बूढ़े बुजुर्ग इसके बारे में जानते हैं। तो मैं बूढ़े बुजुर्गों से सवाल करने लगी, लेकिन वो हर बार सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि जैसे ही कोई और सवाल आए वो जवाब देते। उस जमीन से जुड़ा, औषधि से जुड़ा, जड़ी बूटी से जुड़ा कोई भी सवाल वो पूरी तरह से नकार देते। और जब मैंने एक बुजुर्ग के सामने कहा, ये सोने की राक्षसी क्या होती है, उसने मेरी आंखों की तरफ देखा और मैं उसकी आंखों में डर देख पा रही थी। उन्होंने मुझे सोने की राक्षसी के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ उतना बताया जो मेरे काम का न हो। सोने की राक्षसी प्राचीन काल की एक ऐसी राक्षसी को कहा जाता है जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है। हजारों सालों की अगर वो खुद को न मारे तो वो कभी खत्म नहीं होती, और कहते हैं वो मरने के बाद दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है अगर वो जिंदा होना चाहे तो। मैंने पूछा, ऐसी राक्षसी की कोई कहानी मैंने सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है आज के जमाने में अगर ऐसी कोई सोने की राक्षसी कहीं पर हो, उसके बारे में बताया जाना चाहिए या छिपाया जाना चाहिए, जो उठकर दोबारा जिंदा हो सकती है। मैंने कहा, वैसे सोचने वाली बात तो है, अगर वो मरी हुई है, हम कोई खतरा उठाना नहीं चाहते तो हम चाहेंगे कि वो मरी रहे, उठे ना, लेकिन फिर उसे मारा कैसे जाता है? तब उस बुजुर्ग ने कहा, बातों पर ध्यान दो, उसे खुद नहीं मारा जा सकता। वो मरती है, वो मानती है कि अब उसके मरने का समय हो गया है, फिर उसकी लाश बनती है, और उसकी लाश के साथ नहीं, मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने शब्दों को रोका और उसके बाद वो बुजुर्ग मुझ पर गुस्सा करने लगे। तुम सवाल बहुत ज्यादा पूछती हो। बीमारी ठीक करने आई हो? चुपचाप बीमारी ठीक करो और यहां से चली जाओ। उनका गुस्सा देखकर मुझे लगा मैं बड़ी परेशानी में न फंस जाऊं। गांव वालों ने मुझे यहां से भगा दिया, तो जिस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं आई हूं, उसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। उस दिन भी बाकियों से बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन हर बार खुद को रोकती ताकि उन्हें शक न हो जाए। ऐसे 2-3 दिन मैं वहीं पर रही और मुझसे दोबारा खून नहीं लिया गया। मुझे लगा एक बार तो मुझे देखना चाहिए वो जमीन कैसी है, वहां पर होता क्या है, और रात के वक्त अगर मैं छिपकर उस जमीन के करीब पहुंच जाऊं तो काम हो सकता है, लेकिन वहां तक कोई मुझे ले जाएगा नहीं। मुझे पीछा करना होगा। और उस मोटे वैद्य का पीछा मैंने 7 दिन बाद किया। मैं दुकान के आसपास रहती, रात को वो बाहर निकलता है या नहीं ये देखा करती थी। लेकिन 7 दिन बाद वो निकला, गांव से दूर जाने लगा, उसी दिशा में जहां पिछली बार गया था। और मैंने आसपास महसूस किया कोई है तो नहीं। छिपते छिपाते घरों के पीछे से निकलते निकलते मैंने उस वैद्य का पीछा किया और वो गांव से लगभग 3 किलोमीटर बाहर गया था। एक पहाड़ी से नीचे उतरकर ये एक ऐसी जगह थी जहां मुझे नहीं लगता था कोई आना जाना चाहेगा। ऊपर पेड़ लगे हुए थे और नीचे बिल्कुल सपाट जमीन
और चारों तरफ से कंटीली तारे फट्टे कांटे वाले पौधे लगाकर उस जगह को बंद किया गया था ताकि कोई वहां पर ना आ पाए। गंदगी को फेंका गया था ताकि बदबू आए और उस तरफ आने की कोई हिम्मत न करे। और वो वैद्य भी बार बार पीछे मुड़कर देखता, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। इस जगह के बारे में वो सबसे छिपाना चाहते थे, लेकिन मैंने इस जगह को ढूंढ लिया। अब देखती हूं यहां पर कैसी औषधियां उगती है। जब मैं पेड़ के पास छिपकर देख रही, उस वैद्य ने एक दरवाजा बनाया हुआ था, लकड़ी का, कंटीली तारों के बीच से निकल कर जाने के लिए। वहां से वो निकला और बाहर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई। नजर आ रहा था मुझे वो क्या कर रहा है। सिंचाई के लिए जमीन को बनाया गया था। वहां कोई घास नहीं उगी थी, कुछ नहीं उगा था, लेकिन एक छोटा पौधा उगा हुआ बहुत छोटा सा था, होगा कोई 7 से 8 इंच का। वो वहां पर गया, उस पौधे को उसने छुआ देखा, फिर उसने फूलों को वहां पर बिछा दिया जिसे वो लेकर आया हुआ था। एक दिया जलाया, पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहा था, सिर्फ एक ही पौधे के साथ। फिर वो वापस आया और वहां से निकल गया। मैं सोच रही थी जाओ इसके अंदर, देखूं ये पौधा किसका है, क्या मुझे जानना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा खतरा मुझे क्यों उठाना चाहिए। तो मैं वापस आ गई और फिर अगले दिन मैं पता लगाना चाहती थी, और मुझे लगा मैं थोड़ा बहुत उन्हें बताऊंगी तो किसी न किसी को लगेगा मुझे ज्यादा जानकारी है, मुझसे बात करनी चाहिए। तो सबसे आसान काम था वैद्य से बात करना। उसे जड़ी बूटियों की बात करना पसंद होता होगा। यहां पर ज्यादा वैद्य है ही नहीं। तू मुझसे बात करेगा, दिल हल्का होगा उसका, ऐसे मैं उससे कुछ उगलवा सकती हूं। फिर मैं उस वैद्य के पास गई। मैंने कहा, जी वैसे उस बीमारी का उपचार तो आप कर रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का उपचार भी तो आप करते ही होंगे। उसने कहा, उनका उपचार भी मैं करता हूं। मैंने कहा, जी मुझे थोड़ी सी खांसी है, आप खांसी की दवाई दे सकते हैं। बार बार जब खांसी आती है तो मुझसे बात की नहीं जाती। उसने मुझे एक औषधि बनाकर दी। 3-4 अलग अलग औषधियों के मिश्रण से खास तरह की दवाई थी वो। मुझे खाने को कहा, मैंने खा ली और फिर कहा, वैसे गले में कुछ आराम तो मिल रहा है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूं। सच में आप तो कमाल ही करते हैं। वो बीमारी ठीक करना, मुझे चलो उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, आप भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या बाकी औषधियों के बारे में हम बात कर सकते हैं। उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं धीरे धीरे बातों को घुमाती गई। वो अंदर से सच में भरा पड़ा था बात करने के लिए कि कोई दवाई कैसे काम करती है। मैं वैसे भी कई औषधियों का उपयोग कर चुकी थी अपने लीवर की बीमारी ठीक करने के लिए, तो मुझे इनके बारे में पता था। ऐसी दवाइयां कहां से मिलती हैं, मैं उसे जानकारी देती गई। वो खुश था। फिर मैंने उसे घुमाकर ये कहा, जी आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है। मैं जो जानकारी आपको दे रही हूं, आप किसी को बताएंगे तो नहीं। उसने कहा, नहीं बताऊंगा, बताओ। मैंने कहा, वहां पर न मैंने एक ऐसी जगह देखी थी जो उन्होंने बिल्कुल बंद करके रखी थी। सिंचाई करते थे वो पौधों की, और वो पौधा बड़ा अजीब था। अकेला बड़े खेत में लगा हुआ पौधा जिसकी पत्तियां लंबी लंबी थी, और वो उस पौधे की पूजा करते थे। फिर उसकी पत्तियों को सुखाकर उसकी दवाई बनाते थे और उससे भी बड़ी बीमारियों को ठीक करते थे। मेरी ये बात सुनकर एक बार वो सोच में पड़ गया। फिर नीचे देखने लगा और कहने लगा, अच्छा फिर उससे कौन सी बीमारी ठीक होती थी। मैंने कहा, जी वो तो दावा करते थे हर बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने वो दवाई खाई थी, मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हुई। वो वैद्य कहने लगा, ठीक होती भी कैसे, वो नकल करेंगे तो असली के बराबर थोड़े ना हो सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, जो वो खास पौधा लगता है ऐसे नहीं लगता। अरे अरे, मुझे नहीं बताना चाहिए था ना। मैंने कहा, जी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी आपसे गुप्त बातें करने वाली हूं। मैंने देश में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां देखी है, वो कहां पर मिलती है मैं आपको बता सकती हूं। आप भी दिल हल्का कीजिए। वो इधर उधर की बातें करने लगा था।
उसके लिए वो बातें जरूरी थी, मेरे लिए वो बातें जरूरी नहीं थी। फिर मैं आई उस खास विषय पर। मैंने कहा, जी एक बात आपसे पूछूं। देखिए, गुस्सा मत कीजिएगा, मैं सोने की राक्षसी के बारे में जानना चाहती हूं। वो घबरा गया और फिर उसने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद किया। फिर मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, तो बात करते हैं। उसके बारे में दरवाजा बंद किया ताकि कोई सुन न ले। सोने की राक्षसी प्राचीन काल की ऐसी राक्षसी कहते हैं जिसे मारा नहीं जा सकता, और अगर मारा भी जाए वो अपनी मर्जी से मरती है और फिर वो उठकर खड़ी हो जाती है। यानी कि उसको जब जलाया जाए, दफनाया जाए, फिर दोबारा उठाया जाए, वो उठ जाती है, जिंदा हो जाती है। मैंने कहा, जी एक बात समझ में नहीं आती। अगर किसी को जला दिया गया, उसकी राख बन गई, फिर उस राख को दफनाने की क्या जरूरत है? उसने कहा, यही तो कमाल की बात है। जो सोने की राक्षसी है, उसका नाम सोने की राक्षसी क्यों पड़ा है? क्या तुम्हें पता है? क्योंकि उसकी हड्डियां सोने की बनी है, उसका शरीर जल जाता है और सोने की बनी वो हड्डियां श्रापित है। अब उन हड्डियों को जितना जलाने की कोशिश करो, तुम जला नहीं पाओगे। उस सोने को तुम पिघला नहीं पाओगे, तो उन्हें दफनाना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है वो दोबारा उठ सकती है, तो दफना दो ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। मैंने उसे कहा, तो मैंने वैसे इस गांव की कहानी सुनी है सोने की राक्षसी की, तो यहां सोने की राक्षसी थी। उसे अगर मारा गया तो दफनाया भी गया होगा। तब वो वैद्य कहने लगा था, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तुम्हें नहीं पता, वो सोने की राक्षसी का जो शरीर है न बड़ा ताकतवर होता है। उसके अंदर ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि वो शहरों को, देशों को खत्म कर सकती है। तो अगर वो मर भी चुकी है, उसके शरीर से वो ऊर्जा निकलती रहती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। वो किसी भी तरह की बीमारी ठीक कर सकती है, जमीन जहां उसे दफनाया गया हो। अरे ये मुझे बताना नहीं था ना। वो बार बार खुद को रोकता और गलती से बता भी देता। मैंने उस वैद्य को कहा, देखिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे ये बता सकते हैं। मुझे लगता है यहां सोने की राक्षसी के शरीर को दफनाया गया है और यकीनन वो मिट्टी शापित हो गई। फिर उस मिट्टी पर ऐसी औषधियां लगती हैं जो बीमारियों को ठीक करती हैं। ये सच है ना इस गांव का? मैं जानती हूं, मैं पहले से जानती हूं। वैद्य कह रहा था, तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा, जी खून से सींचा जाने वाला वो पौधा जो बंजर जमीन पर लगता है, मुझे उसके बारे में भी पता है। फिर उस वैद्य ने कहा, बस 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 बस, और नहीं और नहीं और नहीं बता सकता। तुम गांव के नियमों का पालन करो और उस जगह जाने की कोशिश मत करना। अब तुम्हें इतना पता लग गया है तो इस राज को राज बनाए रखो। फिर मैं उस वैद्य से दूर आ गई। अपने घर में आकर मैं देखने लगी थी। आखिर वो वैद्य जाता तो वहीं पर है। वो पौधा मेरी बीमारी का उपचार है, लेकिन वो मिट्टी शापित है और वहां पर सोने की राक्षसी के शरीर को दफनाया गया है। हड्डियां सोने की बनी हुई हड्डियां। गांव के जो लोग हैं अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। क्या पता वहां पर सोने की बनी हुई वो हड्डियां जो बहुत भारी होंगी, ये उसे श्राप से जोड़ते हैं। लेकिन अगर वो असली सोना है तो उसे बेचा जा सकता है, उससे कोई भी अमीर हो सकता है। अगर मैं बीमारी को हरा दूंगी तो उन हड्डियों का उपयोग कर सकती हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सोचती रही मैं, और एक महीने बाद उस वैद्य ने मेरे लिए वो पुड़िया बनाई थी और कहा था, ये तुम्हारे लिए 3 पुड़िया बनाई है। एक पुड़िया खाना बीमारी खत्म, बाकी 2 पुड़िया तुम अपने पास रख सकती हो। भविष्य में कभी कोई बीमारी हो, पुड़िया को खा लेना। लेकिन ऐसी बीमारी के लिए खाना जिसका उपचार तुम्हें कहीं से न मिल रहा हो। ये पुड़िया उस बीमारी को खत्म कर देगी, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी हो। 3 पुड़िया दे रहा हूं, अपने लिए रखना, क्योंकि किसी और को दोगी तो उसका 50% ही कम होगा बीमारी का। और तुम्हें सच नहीं बताना है इस गांव का। अब तुम इस गांव से जा सकती हो। मैंने उस वैद्य को कहा, देखिए मुझे गांव पसंद बहुत ज्यादा आ गया है। बीमारी तो मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं इस गांव में ज्यादा समय बिताना चाहती हूं। ये खाना खाना चाहती हूं जो आप खाते हैं।
आप में से किसी को बीमारी नहीं लगती। मैंने सुना है यहां पर कोई भी उस पुड़िया का उपयोग नहीं करता। माना आप डरते हैं सोने की राक्षसी के श्राप से, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ हैं। आपको बीमारी नहीं लगती। तब वैद्य ने कहा लगती है। फिर मैं बाकी औषधियां बना देता हूं। साधारण वाली। मैंने कहा अब तो कमाल है। फिर उसने सबको कह दिया, इसे गांव अच्छा लगा है, ये गांव में रहना चाहती है, और असल में मैं उस जमीन की सच्चाई जानना चाहती थी। इसलिए मुझे 10 दिन चाहिए थे। मैं उस वक्त वहां पर जाऊंगी जब मुझे लगेगा रात के वक्त मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। फिर मैं ये भी पता लगाऊंगी सोने की राक्षसी का शरीर किस जगह दफनाया गया है। मैं मिट्टी में खोद दूंगी। किसी को पता तो नहीं लग जाएगा। हो सकता है भविष्य में मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मैं पता लगने नहीं दूंगी। मिट्टी को दोबारा वैसा बना दूंगी जहां पर वो पौधा लगा था। यकीनन उसके आसपास ही सोने की राक्षसी की वो हड्डियां होंगी। सोने से बनी हड्डियां जो काफी महंगी हो सकती है। मैंने अच्छी तरह से कुछ दिन इंतजार किया और फिर महसूस किया। रात के 1 बजे के बाद अपने घर से बाहर कोई नहीं निकलता, और उस तरफ तो जाना कोई पसंद करता ही नहीं। रास्ता मुश्किल है, और जो वैद्य था उसे दिन के वक्त मैंने भांग के कुछ पकौड़े खिला दिए थे, अपने हाथों से बनाकर। वो तो रात को उठने वाला नहीं, उस तरफ जाने वाला नहीं, तो मुझे खुद वहां पर जाना होगा। आराम से खोदूंगी, देखूंगी क्या सच में वहां पर हड्डियां निकलती है। अगर ऐसा हुआ मैं उस सोने को न भी बेचूं। ये कहानियां सच हुई तो उन हड्डियों को जिस जमीन में दफनाया जाएगा वहां पर ऐसी औषधियों को उगाया जा सकता है। ये काम मैं कर सकती थी। लालच आ गई थी मेरी आंखों में, लेकिन इससे मैं कमाल कर सकती थी। लोगों की मदद कर सकती थी, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद होती। 2-3 पुड़ियों से क्या होगा? मैं अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बचा कर रख सकती हूं ऐसी बीमारियों से। फिर 1 बजे मैं निकल पड़ी फावड़ा लेकर उसी तरफ। रास्ता मुश्किल था, और वैसे भी मैं कोई लालटेन या कोई मशाल जला नहीं सकती थी ताकि दूर से मुझे कोई देख ले। घुप अंधेरे में मैं आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुंच गई। चारों तरफ इतने घने पेड़ थे कि किसी को दूर से रोशनी नजर तो नहीं आती, और जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चढ़कर मैंने अंदर छलांग लगाई, वो जो मिट्टी थी उसे सींचा गया था। ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी आज के दिन ही इसे सींचा गया हो और ऐसे तैयार किया गया हो। बिल्कुल साफ वो जमीन थी, और वहां पर कोई पौधा था ही नहीं। मुझे लगा ये जमीन चमत्कारी होगी तो ऐसे महसूस होता है जैसे हमेशा सींची हुई है। फिर जहां पौधा लगा था मैं उस जगह फावड़ा लेकर गड्ढा करने लगी। ढूंढना चाहती थी मैं उन हड्डियों को, उस लाश को, सोने की राक्षसी की लाश को। खोदती गई मैं खोदती गई, लेकिन वहां पर मुझे कोई लाश नहीं मिली। कुछ और जगह पर भी मैंने खोदा था, लेकिन मुझे वहां कोई लाश नहीं मिल रही। लेकिन पूरी रात थी मेरे पास। कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं? दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था। तब पीछे से रचना की आवाज आई थी। बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। मैंने पता किया है वो लाश बिल्कुल बीच में है। उसकी वो आवाज सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा था मुझे यहां आते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे मुसीबत में डाल सकती है। वो पेड़ पर चढ़ी मुझे कह रही थी, मुझे पता है जमीन के बिल्कुल बीचों बीच उस लाश को दफनाया जाता है, तो आसपास की जो 20 फुट की जमीन होती है न वो श्रापित हो जाती है। बिल्कुल बीच में खोदो। उसने मुझे एक संकेत दे दिया, लेकिन मैंने कहा किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। उसने कहा नहीं बताऊंगी। फिर मैं बिल्कुल बीच में खोदती गई और मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। वो वहां से चली गई। मैंने अच्छे से खोदा। मैंने बड़ा गड्ढा खोदा था, 6 से 7 फुट गहरा। वहां कोई कंकाल नहीं था, कोई सोने की हड्डियां नहीं। फिर मैं हैरान, और उस गड्ढे से बाहर आने के बाद मुझे गुस्सा था। रचना ने, मुझे लगता है, मुझे झूठ बोला है, एक जगह पर मुझे फंसा दिया है।
3 बजे का वक्त हो चुका है। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। जैसे ही मैं वहां से निकलना चाहती थी, मुझे रोशनी नजर आने लगी। मशाल लेकर गांव वाले आसपास खड़े मेरा ही इंतजार कर रहे थे और मैं घबरा गई। रचना ने सबको बता दिया। सबको बता दिया। अब मैं मुसीबत में फंस गई। श्रापित जमीन पर मैंने पैर रखा है। अब मैं मुसीबत में पड़ सकती हूं। फिर गांव के मुखिया आगे आए और कहने लगे, तुम इस जगह पर क्यों आना चाहती थी? सच सच तुम्हें बताना होगा। मैंने कहा, जी माफ कीजिए, मैं लोगों की भलाई करना चाहती थी। मुझे लगा यहां पर आऊंगी तो सच का पता लगाऊंगी। ये जो सोने की राक्षसी वाली कहानी है, ये झूठी होगी। तो मुझे लगा कुछ और है। मैं बस वो ढूंढ रही थी। तब मुखिया ने कहा था, झूठ पूरा झूठ। तुम यहां पर इसलिए आई थी ताकि तुम सोने की राक्षसी के कंकाल को ढूंढ पाओ। सोने की हड्डियां, तुम्हें उसकी सोने की हड्डियां चाहिए थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा आपको किसने कहा? रचना ने कहा, मैंने कहा इन्हें। तुम उस कंकाल को ढूंढ रही थी ना, बिल्कुल बीचों बीच। मैं फंस चुकी थी। फिर मुखिया ने मुझे जो कहा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुखिया ने कहा, तुम गड्ढा खोद चुकी हो तो सोने की राक्षसी के आगमन की तैयारी शुरू करनी होगी। मैंने कहा, सोने की राक्षसी भीड़ में से हटे कटे लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी बाहों को बांध दिया गया था और उस गड्ढे में एक लकड़ी बीच में फंसाई गई। मुझे उस लकड़ी से बांधा गया और फिर सब तैयारी करने लगे। वहां पर भूरादा जलने वाली लकड़ी को लाया गया था। मेरे आसपास फेंका जा रहा था और मैं कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे आप जलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हें नहीं जलाएंगे, हम सोने की राक्षसी को जलाएंगे। सोने की राक्षसी जलेगी तभी तो उसकी सोने वाली हड्डियां निकलेंगी। सोने का वो कंकाल तुम्हारे अंदर से निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा चुनाव किया गया है। तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनानी चाहिए। मुझे लगता है समय आ गया है। आ जाओ सब, फिर से सोने की राक्षसी की वो सच्ची कहानी सुनाने का समय आ गया है जिसे गुप्त रखा जाता है। कौन है सोने की राक्षसी, कैसे आती है? और वो श्राप नहीं है, बल्कि गांव वालों के लिए वरदान है जो हमारे गांव को मिला था। मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी गई थी। वो सामने उस कहानी को सुनाने लगे। बहुत पहले से ये जमीन शापित थी। किसी को नहीं पता ये जमीन क्यों शापित थी, लेकिन तब यहां पर एक राक्षसी प्रकट हुई थी। वो राक्षसी ने कहा था, मैं श्राप भी हूं, मैं वरदान भी हूं। मैं एक राक्षसी हूं और मुझे शरीर लाकर देते रहना। मुझे शरीर मिलता रहेगा तो मैं बार बार यहां पर आऊंगी। गांव वालों का भला करने के लिए मैं उस शरीर में जाऊंगी और फिर तुम्हें मुझे जलाना होगा। जब तुम मुझे जला दोगे, मैं उसके शरीर को मुक्त कर दूंगी और तुम्हें मेरा कंकाल मिलेगा, सोने का कंकाल, और वह भी मरने के बाद फिर से जिंदा होगा। लेकिन मेरे एक अलग रूप में सोने की राक्षसी सिर्फ एक ही नहीं है, वो हजारों हैं। जितनी बार कोई यहां पर आएगा, यहां पर लगे पौधे को सुखाने के बाद जब उस औषधि को उसे खिलाया जाएगा तो उसका चुनाव हो जाएगा। उसकी आधी बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन उसके शरीर के अंदर बदलाव होंगे। उसकी हड्डियां सोने की बन जाएंगी। जब वो यहां पर होगा, फिर उसे जलाकर वो सोने का कंकाल मिलेगा। तो इसे जलाना होगा और इसका शरीर फिर से जिंदा होगा, इसी नाम से। लेकिन वो होगी सोने की राक्षसी। इसके शरीर में खास काम करने के लिए जन्म होगा नई सोने की राक्षसी का। मुझे जलाया जा रहा था। वो भूरादा सबसे पहले जला था। मेरा शरीर जला। मेरा शरीर इतनी बुरी तरह से जला कि वो दर्द के कारण मैं बेहोश हो गई थी। फिर जले हुए उस शरीर से एक कंकाल निकला था। हड्डियां नहीं जली थी। पूरा का पूरा कंकाल सोने का था, जिसमें से उन हड्डियों को गांव वालों के बीच बांट दिया गया। ऐसे गांव वालों के पास सोना आता था। गड्ढे को भर दिया गया क्योंकि मिट्टी श्रापित थी, और उस गड्ढे से फिर मैं निकली थी। मेरा नाम कुमुद है और मेरे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मैं वो कुमुद नहीं हूं। बिल्कुल वही शरीर, बिल्कुल वही बात करने का तरीका,
बिल्कुल वही यादें, लेकिन कुछ ज्यादा भी। सोने की राक्षसी का एक और रूप। और मैं इसे किसी को नहीं बताती। लेकिन मैं घर वापस आई थी। सिर्फ एक दिन के लिए दुकान पर गई थी। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं बची थी, लेकिन मां बाप को मैंने दी थी वो एक एक पुड़िया, जो उनकी भी बड़ी बीमारी को आधा खत्म कर सकती थी। और मैंने कहा था इसका उपयोग तब करना जब कोई बहुत मुसीबत में हो, और मैं जानती हूं इसके बाद वो मेरे पास आएगा। इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर मैं चल पड़ी हूं उसी गांव में रहने के लिए। मेरे मां बाप ये पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन्हें कह रही हूं वहां पर मुझे अलग एहसास हुआ है, वहीं मैं रहना चाहती हूं। संन्यास लेकर वो गांव में कुछ अलग है। गांव वाले बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। और हम सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हम एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि खुद से बात कौन करता है। सोने की राक्षसी एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक। पूरा का पूरा गांव सोने की राक्षसी से ही तो बना है। और हम इंतजार कर रहे हैं कोई और भी आएगा उस औषधि को ढूंढने के लिए। फिर यहां उसकी बीमारी को भी ठीक किया जाएगा। और जो औषधि उसे दी जाएगी उससे वो सच जानना चाहेगा और पहुंच जाएगा। उसे श्रापित कहें या वरदान वाली कहें, वही जमीन पर खुदाई करेगा, अपनी कब्र बनाएगा जहां से उसका नया रूप निकलेगा, और एक सुनहरी कंकाल सोने की राक्षसी का सबको मिलेगा। मैं आपको भी बुलाती हूं। क्या आप भी किसी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं? तो ढूंढिए इस गांव को। हो सकता है आपकी किस्मत काम कर जाए और आपको भी यहां आने का मौका मिले। तो बताइए, यहां आना चाहोगे?